Welcome to P. Agarwal Tutorials. Today our first topic is rumor driven train accidents. तो बेसिकली हमने एक recent incident देखा जहाँ पर ऐसा ही रेल एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी कैजुअलिटीज़ वगैरह भी हुई हैं। तो इसमें क्या कॉजेज़ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। तो र्यूमर एंड पैनिक, तो पहले एक र्यूमर हुआ कि फायर ट्रिगर, कि कोई फायर लगने वाली है तो एकदम से अलार्म चेन पुल होगी और ट्रेन मिड सेक्शन में ही स्टॉप होगी। तो पैसेंजर्स का बिहेवियर हमने यूजुअल देखा ही है कि अगर ऐसे ट्रेन रुक जाए तो वो लोग साइड्स पे आके खड़े हो जाते हैं। और अवेयरनेस का लैग है कि सेफ्टी रिस्क भी हो सकते हैं ड्यू टू अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स। फिर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि कर्व रिड्यूस्ड विजिबिलिटी के कारण ब्रेकिंग डिस्टेंस जो था वो अराउंड 750 मीटर, और राजधानी के केस में तो ये 1 किलोमीटर हो जाता है। तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि पहले तो दिख ही नहीं रहा था, इमीडिएट ब्रेक्स लगने पे भी वो उसे 750 मीटर्स लग जाने थे रुकते रुकते। टेक्निकल कंसर्न्स, ब्रेक बाइंडिंग, तो क्या इशू है कि पुअर मेंटेनेंस है जिसके कारण स्पार्क्स या स्मोक्स होती हैं, जिसके कारण किसी को लगा होगा कि आग लगने वाली है तो अलार्म खींच दिया। फिर हॉट एक्सेल, तो उसके कारण वो भी पॉसिबल एक मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है जिससे कि र्यूमर्ड फायर की बात फैली। पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या है कि ऑटो क्लोजिंग डोर्स लगें जैसे कि वंदे भारत या राजधानी ट्रेन्स में है। पर इसका चैलेंज क्या है कि कंपैटिबिलिटी जो है डोर्स की, लॉकिंग सिस्टम, वो जनरल ट्रेन्स में सारे फिर बॉक्सेस में सेम होनी चाहिए। फिर इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस, ब्रेक बाइंडिंग और एक्सेल इश्यूज को रेगुलर चेक्स के थ्रू एड्रेस करना चाहिए। पैसेंजर अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन सेफ्टी ड्यूरिंग इमरजेंसी स्टॉप्स। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, तो पैनिक इन इंडिया बेसिकली सिमिलर टू स्टैम्पेज। ये एक तरह से वही चीज़ है कि ट्रेन एक्सीडेंट्स कई बार लोकल्स ने कुछ बोल दिया तो लोगों को कुछ और समझ आया उस चीज़ का, उसके कारण भी स्टैम्पेज हो जाती हैं रेलवे स्टेशंस पे। सेफ्टी ओवरसाइट, तो एक्सीडेंट्स जो हैं उससे हमें पता चलता है सिस्टमिक इश्यूज हैं अभी भी रेलवे सेफ्टी में। इंक्वायरी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बाय कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू। फोकस होना चाहिए ट्रू कॉज ऑफ द एक्सीडेंट पे। देन अ ग्रे बर्थ फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो बेसिकली हम जैसे देख रहे हैं कि ईसीआई के अकाउंटेबिलिटी पे काफ़ी कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। ये आर्टिकल उसके रिगार्डिंग है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स या प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। कंसर्न्स क्या है कि इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी हमेशा वार्न किया था अबाउट पोटेंशियल एक्सक्लूजन और मैनिपुलेशन इन इलेक्टोरल रोल्स थ्रू आइडेंटिटी डिस्क्रिमिनेशन और मास इंक्लूजन ऑफ वोटर्स। जैसे कि महाराष्ट्र के इलेक्शंस एक सस्पिशियस सर्च दिखाते हैं वोटर रजिस्ट्रेशन में। कंसर्न्स रेज क्या है कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शंस वोटर डिस्क्रिपेंसीज, ईसीआई ने रिसेंटली 9.7 करोड़ वोटर्स को रजिस्टर किया, surpassing the official adult population estimate of 9.5 crore by 16 lakh। तो स्ट्रेंज था कि 100% प्लस ऑफ एडल्ट कैसे इनरोल्ड हुए वोटर्स की तरह, जो कि पिछले इलेक्शंस में तो हमने ये फिनोमेना नहीं देखा। सडन मास एनरोलमेंट हुआ जिसमें 48 लाख न्यू वोटर्स रजिस्टर्ड हुए जस्ट 6 मंथ्स में, बिकॉज बिटवीन लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शंस। इन कंपैरिजन सिर्फ 32 लाख वोटर्स वर एडेड, जब 2019 और 2024 मतलब 5 साल में 32 लाख लोग ऐड हुए और 6 महीने में 48 लाख। कंसर्न्स रेज यही है कि वोट शिफ्ट एनालिसिस हो सकता है। तो बीजेपी लेड अलायंस गेन 72 लाख मोर वोट्स इन द स्टेट इलेक्शंस कंपेयर टू लोकसभा इलेक्शंस, जबकि सिर्फ 24 लाख वोट्स शिफ्ट हुई थी कांग्रेस के लाइन से। तो रिमेनिंग 48 लाख कहाँ से आई? इसका मतलब वो सारी न्यूली इनरोल्ड से आई हैं, which raises concern about the legitimacy of the sudden increase of the voter turnout। Critical questions यही हैं कि 48 लाख न्यू रजिस्टर्स अब रियल वोटर्स थे या घोस्ट वोटर्स थे? How were the documents verified and how the new voters overwhelmingly vote for just one alliance? Why has the ECI not addressed these concerns transparently? Key concerns about ECI's role: lack of transparency. ECI has not released data or clarified certain voter source. Then counter arguments blaming opposition inefficiencies are dismissive and fail to address the core issue. Constitutional responsibility. ECI is tasked with preserving electoral integrity and not relying on political party mechanisms to detect anomalies. Then proposed solutions, आधार कार्ड को यूज़ करना फॉर इलेक्टोरल रोल्स, ये तो ऑलरेडी न्यूज़ में काफ़ी रहा भी है। तो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस कैन हेल्प एलिमिनेट द घोस्ट वोटर्स एंड deduplicate द इलेक्टोरल रोल्स। फिर बैकअप प्रोसेसेस शुड बी implemented for those whose biometric verifications fail, ensures fairness while safeguarding the right to vote for all eligible citizens.
strengthen electoral integrity, transparency in voter enrollment processes, public access to voter data to ensure accountability. Conclusion यही है कि sanctity of electoral rolls is fundamental to India's democracy. Next is India's winding road to end TB. तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक लीडिंग इन्फेक्शियस डिसीज़ है और हमने जो 2025 के टारगेट्स लिए थे वो ये थे कि 90% रिडक्शन इन टीबी करेंगे, 80% रिडक्शन इन न्यू केसेस और ज़ीरो टीबी अफेक्टेड फैमिलीज फेसिंग कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट बाय 2030। देन ये सब टारगेट्स हम 2025 तक करना चाहते थे पर लेकिन कोविड-19 के कारण सेटबैक्स हुए। इंडियाज टीबी बर्डन, तो इंडिया नियरली 26% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल टीबी केसेस में। ऑल्सो ये एक हब है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए और टीबी डेथ्स के लिए। फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स, तो हाई रिस्क पॉपुलेशंस जो हैं वो कौन सी होती हैं? जो माइनिंग में काम करते हैं, स्टोन कार्विंग में, या फिर अंडर नरिश्ड इंडिविजुअल्स जो हैं, और माइग्रेंट जो वर्कर्स होते हैं उनके पास हेल्थ केयर की एक्सेस लिमिटेड होती है। देन मल्टी सेक्टोरल एक्शन इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस दी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ट्रीटमेंट एंड चैलेंजेस, अब 95% ऑफ द नोटिफाइड केसेस जिनको ट्रीटमेंट मिलती है ड्यू टू एन एक्सक्लूसिव सप्लाई चेन सिस्टम अंडर द NTEP, तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंडर मिलती है। तो सप्लाई चेन इश्यूज क्या हैं कि जो नेशन वाइड शॉर्टेज है क्रिटिकल टीबी ड्रग्स डिसरप्टेड ट्रीटमेंट की, फिर पेशेंट्स को ड्रग्स प्राइवेटली बाय करने पड़ते हैं जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेन आता है और पुअर हेल्थ आउटकम्स हैं। देन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, उसमें क्या है कि ऑर्गन्स वो और भी ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है अदर दैन द लंग्स। देन अकाउंट फॉर 24% ऑफ द केसेस। फिर डिलेड डायग्नोसिस कैसे है कि स्पेशलिस्ट पे डिपेंडेंसी है, हमारे पास स्पेशलिस्ट कम है, लैक ऑफ ट्रेनिंग मंग जर्नल प्रैक्टिशनर्स, देन इनएक्सेसिबिलिटी फॉर डायग्नोस्टिक टूल्स। इश्यूज विद डायग्नोसिस, स्टडीज क्या शो करती हैं कि सिर्फ 35% ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं and 75% of government doctors diagnose TB correctly. Then shortage of trained human resources and advanced diagnostic tools at the district level cause delays. High costs and inefficiency in accessing molecular tests lead to financial strain for patients. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड इनोवेशंस, सक्सेस स्टोरी हमने जो देखी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुडमश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ कोलैबोरेट किया टीबी एलिमिनेशन एफर्ट्स के लिए, जिससे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इफेक्टिव एडवोकेसी से सब्सटैंशियल प्रोग्रेस आई। फिर वियतनाम के जो एक्टिव केस फाइंडिंग अप्रोच थी अमंग द जनरल पॉपुलेशन, उससे भी इंडिया इंस्पायर हो सकता है। प्रोग्रेस एंड होप, इंडिया ने अचीव क्या किया, हाईएस्ट एवर केस नोटिफिकेशंस इन 2023, 24% decline in TB deaths compared to 2015, and administrative flexibility under NTEP allows adaptation to challenges. Cross-learning paths from global best practices is essential. Road ahead, तो key steps क्या होने चाहिए to end TB targets is invest in training and equipping human resources, फिर कन्वेंशनल फ्रेमवर्क्स को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई होनी चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए। थैंक यू सो मच।